नमस्कार साथियों, मैं सिकवाल सर एक बार पुनः आपका उदयपुर के एसएसजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आपको ये पता है कि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर निरंतर चलायमान है। उसी के तहत आज मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 20 में कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों के साथ आप और हम दोनों मिलकर चर्चा करेंगे, जिससे आपको यह ज्ञात होगा अब तक आपने कितना पढ़ा है। आपका स्वयं का मूल्यांकन आप स्वयं करिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य, एक शिक्षक को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रयोग करना चाहिए जिससे उनका शिक्षण क्या हो, प्रभावशाली हो। यह कथन एलिस क्रो ने किया, स्किनर ने दिया, मोंटेसरी ने दिया या वुडवर्थ ने दिया। देखिएगा ये कथन किसका है। हर विकल्प पर चर्चा होगी, आपको तुरंत पता पड़ जाएगा ये कथन किसका है। वुडवर्थ ने जो कथन दिया था वो क्या दिया था? वुडवर्थ ये कहता है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा, अंत में व्यवहार को क्या किया? स्वीकार किया। वुडवर्थ क्या कहता है? इसके अलावा अधिगम को लेकर वुडवर्थ क्या कहता है? नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन है। तो इस दृष्टि से ये विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। मोंटेसरी है इंद्रियों के आधार पर सीखने की बात कहती है। सीखने की बात, इंद्रिय यानी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सीखने की बात कहती है। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। फिर आप क्या है, स्किनर क्या कहता है? अधिगम को लेकर व्यवहार में उत्तरोत्तर समन्वय की प्रक्रिया सीखना है। व्यवहार में उत्तरोत्तर समन्वय की प्रक्रिया क्या है? सीखना है। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तीन कथन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, तीन व्यक्तियों ने यह कहा और एलिस क्रो जो था उसने ये कहा शिक्षक को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनका शिक्षण प्रभावशाली हो और अधिगम भी क्या हो? प्रभावी हो। तो ये कथन एलिस क्रो का है। ए विकल्प क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अगले कथन की ओर या अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा, क्या मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान के रूप में है? क्या मनोविज्ञान तर्क के विज्ञान के रूप में है? क्या मनोविज्ञान मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में है या मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? देखिएगा, मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में यह कथन तो है। यह क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन जो है वो नहीं है? तो ये तो है, इसका मतलब ये उत्तर होगा नहीं। मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में भी इसे परिभाषित किया मनोविज्ञान को, तो ये भी है, तो ये विकल्प भी नहीं होगा। चेतना के विज्ञान के रूप में भी है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा नहीं है? मनोविज्ञान को तार्किक विज्ञान के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है साथियों। तो बी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सर्जित करते हैं, इसका श्रेय दिया गया है। जो बच्चे हैं वो अपने संसार जगत के बारे में, दुनिया के बारे में अपनी समझ को क्या करते हैं? विकसित करते हैं, इसका श्रेय दिया गया है। क्या इसके बारे में स्किनर को श्रेय दिया गया? तो ये विकल्प बिल्कुल बिल्कुल क्या है? गलत है। क्यों?
स्किनर साहब ने तो केवल क्रिया प्रस्तुत को लेकर बात कही है, करके सीखने को लेकर। तो इसमें कहीं इस चीज का उल्लेख नहीं है कि समझ को सर्जन करते हैं। जीन प्याजे की बात करते हैं तो यह बिल्कुल विकल्प सही है, क्योंकि जीन प्याजे ने ज्ञानात्मक पक्ष की बात कही है, और जहां ज्ञानात्मक पक्ष की बात होती है तो बिल्कुल वहां व्यक्ति की समझ और सर्जन का उल्लेख होता है। तो इस कथन का जो श्रेय दिया गया वो जीन प्याजे को दिया गया। पावलो ने केवल शास्त्रीय अनुबंधन की बात कही है, तो यह विकल्प होगा नहीं। और यदि हम बात करते हैं कोलबर्ग ने, वो केवल पूर्णता को लेकर बात कहता है, पूर्णता को, तो यह विकल्प भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है? आपका जो बी विकल्प है साथियों, जीन प्याजे वाला विकल्प बी। कौन सा है? बी विकल्प है, वो क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन ऑफ प्रॉक्सी का डेवलपमेंट प्रत्यय किसने दिया? बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन, दिमाग की घंटी को हिलाने वाला है। देखिएगा, जॉन ऑफ प्रॉक्सी का डेवलपमेंट नामक प्रत्यय देने वाला व्यक्ति कौन था? बांडुरा ने सामाजिक प्रत्यय को लेकर बात कही है, तो यह होगा नहीं। प्याजे ने संज्ञानात्मक प्रत्यय को लेकर बात कही है, तो यह भी होगा नहीं। स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत को लेकर बात कही है, तो यह भी विकल्प होगा नहीं। और वाइकोतोस्की नाम का जो व्यक्ति है साथियों, उसने जॉन ऑफ, साथ में कौन है? प्रॉक्सिका, जॉन ऑफ प्रॉक्सिका डेवलपमेंट प्रत्यय को लेकर क्या की? विकास, सामाजिक के अंतर्गत, सोशल के अंतर्गत एक मानव का, एक मनुष्य के विकासात्मक तथ्यों को लेकर क्या हुई? इसमें चर्चा हुई, वाइकोतोस्की ने की थी। तो डी विकल्प क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किसी आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा कौन सा आयु वर्ग का बालक या बालिका है जिसमें लगभग उसकी संपूर्ण मानसिक शक्तियों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। देखिएगा, 11 वर्ष में नहीं, 90% तक ही रहता है। 9 वर्ष में 80% का भी उल्लेख मिलता है, और 66 वर्ष में लगभग पूर्ण भी हो जाता है और कुछ गायब भी हो जाता है। तो लगभग यदि बात होती है तो 14 वर्ष तक आते आते किसी भी बालक का संपूर्ण मानसिक शक्ति का क्या होता है? विकास हो जाता है। तो ए विकल्प क्या हो गया साथियों? बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऐसा कौन सा कारक है जो मानसिक शक्तियों को प्रभावित नहीं करता? देखिएगा, परिवार का वातावरण यदि सही नहीं है तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ये तो मानसिक शक्तियों को प्रभावित करने वाला कारक है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है तो वो भी आपके मानसिक विकास को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। यदि परिवार में की सामाजिक स्थिति सही नहीं है, लोग उसको समाज में हीन भाव की दृष्टि से उस परिवार को देख रहे, तो उसमें रहने वाले का मानसिक शक्ति का भी क्या होगा? प्रभाव रहेगा। वो भी क्या होगी? प्रभावित रहेगी। मानसिक विकास। धर्म की यदि बात करें तो धार्मिक वातावरण का कई भी
मानसिक विकास से कोई लेना देना नहीं है, तो डी विकल्प क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन, बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन है आपके सामने और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान से समझिएगा और उत्तर आप सही देते हो या नहीं देते हो देखते हैं। देखिएगा, कई बार आपने भी देखा होगा, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का वो अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। इस कथन में बालक के किस लक्षण को बताया जा रहा है? आप जब छोटे थे कई बार आप सूर्य को भी देखते थे, कई बार आप चंद्रमा को भी देखते हो। आप जैसे जैसे चंद्रमा को देखते हो, जहां जहां आप मुड़ते हो वहां वहां चंद्रमा मुड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि वो चंद्रमा या सूर्य आपसे बात कर रहा हो, तो इस तरह जब बालक उसके प्रति जो व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है वो किस प्रकार के व्यवहार का प्रतीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या वो केंद्रीयकरण का है? नहीं है साथियों। क्या वो परम केंद्रीयकरण का है? यदि केंद्रीयकरण ही नहीं हो रहा तो परम केंद्रीयकरण क्यों होगा? स्थायित्व का कोई उल्लेख नहीं, तो स्थायित्व का उल्लेख नहीं है तो वस्तु स्थायित्व भी क्या हो रहा, गलत हो रहा। एक तरह से वो उसके लिए क्या है, सजीव चिंतन का कार्य कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा, सोच रहा है। जैसा मैं कर रहा हूं वैसा वो कर रहा है। तो डी विकल्प जो है वो बिल्कुल क्या माना जाएगा, सत्य माना जाएगा, राइट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही जबरदस्त है और उसी जबरदस्त तरीके से आपको उत्तर भी देना है। देखिएगा, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया है? कल्पना नाम दिया है, सजीव चिंतन नाम दिया है, केंद्रीकरण का नाम दिया है, या उपयुक्त सभी है। जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो सजीव गुण देने के लिए यदि इसकी प्रकृति को लेकर जीन पियाजे ने क्या बात कही है, देखिएगा, कल्पना की बात होती है तो निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने के लिए जो प्रकृति होती है वो कल्पना पर आधारित नहीं होती, तो किस पर आधारित होती है? उस प्रकृति को सजीव चिंतन कहा गया है। केंद्रीयकरण होगा नहीं, जब ये दो विकल्प पर के नहीं है तो डी भी क्या हो गया, गलत। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने के लिए प्रकृति को पियाजे ने सजीव चिंतन की एक उपमा दी है, एक संज्ञा दी है। तो बी विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, जिसका उल्लेख भी जीन पियाजे की पुस्तक बाल चिंतन की भाषा में मिलता है। बाल चिंतन की भाषा, ये जीन पियाजे की पुस्तक का नाम था, इसमें इस चीज का क्या मिलता, उल्लेख मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे वाइकोतोस्की का संबंध है। कई बार कहते हैं ना वाइकोतोस्की, बहुत ही जबरदस्त मनोवैज्ञानिक है जिसने गजब का सिद्धांत दिया था। इस वाइकोतोस्की की जब भी बात होती है वो आनुवांशिकता से नहीं रहती, तो आनुवांशिकता का संबंध किससे है, मेडल से। शारीरिकता की यदि बात होती है ये आनुवांशिकता का ही प्रतीक है, इसका भी संबंध मेडल से है। नैतिकता का संबंध किससे है, कोलबर्ग से है। तो समझ गए होंगे आखिर सामाजिकता का संबंध किससे होगा, तो सामाजिकता को लेकर वाइकोतोस्की के द्वारा जबरदस्त सिद्धांत दिया गया। तो डी विकल्प क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी सूरत में यह क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए साथियों, यदि आप तैयारी करने वाले हो तो। 0 से 25 बुद्धि लब्धि का संबंध
किस प्रकार के बालकों से होगा? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 0 से 25 है उनका संबंध किस प्रकार के बालकों से होगा? देखिएगा, यदि आपने टर्मन का बुद्धि लब्धि वर्गीकरण पढ़ा है, बुद्धि लब्धि वर्गीकरण जो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था, तो आप इसका उत्तर दे सकते हो। टर्मन ये कहता है कि 140 से अधिक जो होता है वो तो प्रतिभाशाली बालक होता है, ठीक है। इसके अलावा टर्मन ये भी कहता है कि 120 से 139 के मध्य जो होता है वो अति उत्तम बुद्धि के लोग होते हैं। टर्मन ये भी कहता है कि 110 से 119 के मध्य है वो केवल क्या उत्तम बुद्धि के लोग हैं। टर्मन ये भी कहता है कि 90 से लेकर 109 जो है वो सामान्य बुद्धि के लोग हैं, जिसे औसत बुद्धि कहते हैं। टर्मन ये भी कहता है कि 80 से लेकर 89 के बीच में जो लोग हैं वो मंद बुद्धि के लोग हैं। टर्मन ये भी कहता है कि 70 से 79 के जो लोग हैं वो क्षीण बुद्धि के लोग होते हैं, निर्मल बुद्धि जिसे कहते हैं। टर्मन ये भी कहता है कि 70 से जो कम होते हैं वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग, यदि आपने देखा होगा, 70 से कम, जिन्हें हम मूर्ख बुद्धि भी कहते हैं। टर्मन ये भी कहता है कि 50 से 69 के मध्य में अल्प बुद्धि के लोग भी होते हैं। टर्मन ये भी कहता है कि 25 से लेकर 49 के बीच में मूढ़ बुद्धि के लोग और अल्प बुद्धि वाले। और टर्मन ये कहता है कि 25 से जो कम है वो जड़ बुद्धि, और यहां पर क्या 0 से 25 का उल्लेख हो रहा है, तो कौन सी बुद्धि के लोग होंगे? जड़ बुद्धि के लोग होंगे। तो पिछड़ा बुद्धि होगा नहीं, मंद बुद्धि मैंने बता ही दिया, 80 से 90, और सभी होगा ही नहीं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ए विकल्प क्यों सही हुआ। बिल्कुल, यदि ये बुद्धि लब्धि वर्गीकरण आपको याद है तो आप इसका उत्तर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, जबरदस्त व्यवहार पर आधारित शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य, यदि सुना है आपने, शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक है, नहीं है ये वाक्य। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं है वाक्य। बेटी नहीं बचाओगे तो दुल्हन कहां से लाओगे, ये सामाजिक दर्शन को लेकर बात कही है। तो शिक्षा दर्शन को लेकर वाक्य क्या है? बच्चों देखो साथ बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। आप भी देखो और साथ बढ़ाओ और पढ़ते जाओ और सिलेक्शन कराते जाओ। तो देखिएगा, शिक्षा दर्शन का वाक्य जो है वो डी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मन की उत्तेजित दशा, क्रोध और खुशी आदि को क्या कहते हैं? जब आप उत्तेजित होते हो तो आपके संवेग आपके नियंत्रण से कई बार विचलित भी होते हैं, तो व्यक्ति की उत्तेजित दशा संवेग कहलाती है। पहला ही विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। क्या उत्तेजित दशा तर्क कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। उत्तेजित दशा में व्यवहार विचलित हो सकता है, यह भी नहीं है। उत्तेजित दशा में व्यक्ति प्रेरक से उत्पीड़ित या उत्कंठित, या मैं यूं कहूं किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ए विकल्प क्या हो गया साथियों? सही। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त है। पितृ विरोधी ग्रंथि का संबंध है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसकी वजह से लड़के अपने पिता की बजाय माता से लगाव करते हैं? तो आपने एक नाम सुना है, सिगमंड फ्राइड। क्या नाम सुना है? सिगमंड फ्राइड देवता का नाम सुना है।
इसने दो प्रकार की ग्रंथियों का उल्लेख किया है। एक नाम था अलेक्ट्रा ग्रंथि, क्या नाम था? अलेक्ट्रा ग्रंथि। दूसरा नाम था ओडिपस ग्रंथि, क्या नाम था? ओडिपस ग्रंथि। अब इन दोनों ग्रंथियों के बारे में सुनते ही आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिएगा, इस ग्रंथि की वजह से जो भी बालिकाएं हैं, या फिर मैं यूं कहूं, ये ग्रंथि की वजह से बालिकाएं अपने पिता से लगाव रखती है, और ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़के जो होते हैं वो अपने माता से लगाव रखते हैं, पिता से नहीं। तो यह पितृ विरोधी ग्रंथि कौन सी हो गई? ओडिपस हो गई। बी विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। और गलत मतलब सही हो गया, ये पितृ विरोधी ओडिपस। और ए क्या हो गया? गलत। व्यवहारिक नाम की कोई ग्रंथि होती नहीं, और उपयुक्त सभी है नहीं। तो आप समझ गए होंगे आखिर 13वें क्वेश्चन का विकल्प क्या सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में मन की तुलना कंप्यूटर से की है? क्या समग्रवाद में, संरचनावाद में, संज्ञानवाद में, व्यवहारवाद में? हर विकल्प पर चर्चा करोगे तो उत्तर तक पहुंच जाओगे। देखिएगा, हम बात करते हैं समग्रवाद में, तो यहां मन को लेकर बात नहीं होती है, यहां सूझ को लेकर बात होती है। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत। यदि संरचनावाद की बात करते हो तो संरचनावादी जो संप्रदाय के लोग हैं, ये केवल प्रत्यय को लेकर बात करते हैं, तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। संज्ञानवाद मन की तुलना कंप्यूटर से करते हैं। किससे करते हैं? कंप्यूटर से करते हैं। तो यह आपको विकल्प सी क्या हो गया? सही। और व्यवहारवाद वस्तुनिष्ठता को लेकर चर्चा करते हैं। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आखिर डी विकल्प क्यों गलत हुआ और सी क्यों सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके मोबाइल की स्क्रीन की पटल पर यह अंकित देखिए। एकल प्रयास का सिद्धांत किसने दिया? यदि साथियों आपने अधिगम के सभी सिद्धांत, उनके नामकरण को सही पढ़ा है, याद किया है, तो इसका उत्तर दे सकते हो। देखिएगा, चोम्स्की का नाम आता है तो भाषावाद का सिद्धांत दिया, भाषावाद का सिद्धांत, भाषा को लेकर चर्चा की। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। और यदि बात करते हैं हल की, तो हल ने जो सिद्धांत दिया था वो आपने किसने दिया था? हल ने जो सिद्धांत दिया, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। कुर्ट लेविन की बात करते हो तो क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया, यह भी गलत। तो गुथरी ने क्या दिया? एकल प्रयास का सिद्धांत दिया है। इस वजह से यह गुथरी का आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। गुथरी के सिद्धांत को समीपता अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं और एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में गुथरी ने बिल्ली की 800 फोटोओं का अवलोकन कर इसको प्रतिपुष्टित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का संबंध किससे है? देखिएगा, अधिगम का एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो पूर्ण से अंश को लेकर बात करता है। गुथरी तो समीपता को लेकर बात करता है। तो यह विकल्प क्या होगा? गलत हो गया। कोलर जो है वो पूर्णता को लेकर बात करता है। तो समझ गए होंगे सी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। और पावलो शास्त्रीय अनुबंधन को लेकर बात कर रहा है। इस वजह से ये बी विकल्प क्या हो रहा है? गलत हो रहा है साथियों। और थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया को लेकर बात करता है। इस वजह से ए विकल्प भी क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो ए गलत, बी गलत और गुथरी गलत। पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र की देन सूझ के सिद्धांत की है साथियों। तो सी विकल्प बिल्कुल सही। तो 16वां क्वेश्चन भी हुआ पूरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों बिल्कुल आपको मजा आ रहा होगा। हर विकल्प पर चर्चा
तलरूप अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तलरूप अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया? नहीं। वुडवर्थ ने दिया? नहीं। तो किसने दिया? टोलमैन ने दिया? नहीं। किसने दिया? कुर्ट लेविन ने दिया। कब दिया? 1917 में दिया। इस सिद्धांत का एक नाम क्षेत्रवादी सिद्धांत भी है। इसी सिद्धांत को तलरूप का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को टोपोलॉजिकल सिद्धांत भी कहते हैं। तो समझ गए होंगे आखिर तलरूप का सिद्धांत देने वाला कुर्ट लेविन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, माइंड इन सोसाइटी थॉट एंड लैंग्वेज पुस्तक के रचनाकार कौन है? माइंड यानी एक दिमाग, जो कि किसका रूप है? सोसाइटी को लेकर बात हो रही है। जब भी सोसाइटी को लेकर बात होती है, उत्तर आपके सामने है। क्या है? ये पुस्तक वाइकोटोस्की ने लिखी, जो सामाजिकता को लेकर, सोसाइटी को लेकर बात करता है। बांडुरा नहीं होगा, जीन पियाजे नहीं होगा और कुर्ट लेविन नहीं होगा। बांडुरा अनुकरण को लेकर बात करता है। तो इस पुस्तक का रचनाकार वाइकोटोस्की है, डी। जीन पियाजे संज्ञानात्मक को लेकर बात करता है और बाल चिंतन को लेकर बात करता है, और कुर्ट लेविन क्षेत्रवाद को लेकर बात करता है। तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? वाइकोटोस्की। ए माइंड इन सोसाइटी थॉट एंड द लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, एक प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में चिंतन है। ये कल्पना एक नया टॉपिक जोड़ा गया और बिल्कुल यहां से सवाल हरदम पूछे गए कुछ भर्ती परीक्षाओं में। अब इस टॉपिक से ये मान के चलेगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये परिभाषाओं से क्वेश्चन आया है। कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, इस कथन को कहने वाला, बिल्कुल डायरेक्ट उत्तर दे रहा हूं, मैकडूगल। क्योंकि मैकडूगल ने यह कथन कहा था, कल्पना एक ऐसा मानसिक हस्त व्यापार है जो अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में किसी भी व्यक्ति को सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए बाध्य करता है। क्रो एंड क्रो ने इसको लेकर कोई कथन नहीं कहा, स्किनर ने नहीं कहा और वुडवर्थ ने नहीं कहा। तीनों व्यक्तियों ने अधिगम के अंतर्गत तथ्यों का उल्लेख किया था। तो बी विकल्प क्या हो गया? सही। लास्ट और अंतिम आज के सेशन का क्वेश्चन, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचनाकार कौन है? इस पुस्तक में अधिगम के 10 सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अधिगम के 10 सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है इस पुस्तक में। तो सोचिएगा, थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक में अधिगम के जो 10 सिद्धांत है, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? देखिएगा, थर्स्टन है नहीं, मैकडूगल है नहीं, विलियम जेम्स नहीं है। कौन है? हिलगार्ड ने थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी थी और उसी पुस्तक में अधिगम के 10 सिद्धांतों को हिलगार्ड ने बताया था। थर्स्टन की जो पुस्तक थी साथियों, थर्स्टन ने जिस पुस्तक को लिखा उसका नाम था प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो थर्स्टन की पुस्तक है नहीं। मैकडूगल ने पुस्तक लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और विलियम जेम्स ने पुस्तक लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तीनों पुस्तक, बताइए मैंने क्यों ये 3 विकल्प गलत है, ये भी मैंने बोला है। तो बिल्कुल हर विकल्प पर हमने चर्चा की, क्यों हिलगार्ड सही है, थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचनाकार होने के कारण सही है। बिल्कुल साथियों, इसी तरह के वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं, हर विकल्प पर मैं चर्चा कर रहा हूं, तो अगले वीडियो में फिर नए तथ्यों के साथ हम और आप मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। बिल्कुल साथियों, यदि जीवन में सफल होना है तो निरंतर अध्ययन कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।